नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आज से 9 दिन पहले 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में सेंध लगी, जिसके बाद पक्ष और विपक्ष में जोरदार आर पार का सिलसिला शुरू हुआ, जो आज इंडिया गठबंधन के सड़क पर उतरकर पहले शक्ति प्रदर्शन तक पहुंचा। संसद से 146 विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ आज इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली में जंतर मंतर पर लोकतंत्र बचाने के परचम तले जुटे। मंच से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के भाषण हुए। इस पे संसद की सुरक्षा में सेंधमारी, बेरोजगारी, अग्निवीर योजना, महंगाई जैसे तमाम मुद्दों के जरिए मोदी सरकार की इंडिया गठबंधन ने घेराबंदी की। लेकिन इन मुद्दों के बीच मंच पर एक और मुद्दा उभर कर सामने आया, और वो जाति का मुद्दा। दरअसल संसद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अपनी मिमिक्री को जाट जाति के अपमान वाले बयान का जवाब आज जंतर मंतर पर दिया गया, जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधा आरोप लगा दिया उन्हें दलित होने की वजह से सदन में नहीं बोलने दिया जाता। तो अब इससे पहले भी विपक्ष लगातार जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाता रहा है। विपक्ष के जाति वाले वार को कुंद करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जातियां गिनाई थी। आपको याद होगा, 4 जातियां: गरीब, युवा, महिला, किसान। तो अब सवाल यह है कि क्या वाकई जाति है कि जाति नहीं? क्या 2024 में जाति के एंगल पर ही सियासी दंगल होगा? आज हुंकार में इन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा देख लीजिए राजनीतिक वार, पलटवार। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा। जाट समुदाय का अपमान, किसान परिवार का अपमान, चेयरमैन राज्यसभा का अपमान, ये हमारे संविधान का अपमान, उपराष्ट्रपति जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को जवाब देना होगा। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेल फोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है। इससे कोई लो लेवल हो ही नहीं सकते। एक व्यक्ति मिमिक्री करते हैं और एक नेशनल पार्टी के पूर्व अध्यक्ष उसका वीडियोग्राफी करते हैं। चिंता की बात है, राहुल गांधी इन लोगों को समर्थन कर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयड युक्त है, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण, देश में जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है उसके कारण ये लोग ऐसा किया। हमने जो जाट महासभा ने मुद्दा लिया है कि देश के उपराष्ट्रपति जी की जाति को लेकर के, उसके वर्ग को लेकर के जो टिप्पणी की गई है वो असहनीय है, और उसको भारत के प्रत्येक नागरिक को उसकी निंदा करनी चाहिए। ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं, और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे,
उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा। चुनाव की पराजय की झलक संसद के सत्र में दिखी, क्योंकि विपक्ष सामना नहीं कर पा रहा था, जनता से मुड़े हुए मुद्दों को नहीं उठाना चाहता था। चुनाव की पराजय के बाद मानसिक संतुलन कुछ लोग खो हटे थे। मतलब चुनाव लड़ना है, इसीलिए जाति जाति करना है। आज के शो में हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल है, जल्दी से आपको परिचय कराते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता के शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज काका जी, धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी प्रवक्ता हैं एलजेपी रामविलास पासवान गुट के, और वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी जी स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत आप सभी का। शुरुआत के शर्मा जी आपके साथ करना चाह रही हूं मैं, और वो कहते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, मतलब यहाँ मामला पक्ष और विपक्ष के बीच ये चल रहा है कि जाति का जवाब जाति से। तैयारी है? नहीं, जाति के संदर्भ में तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता से देश को संबोधित करते हुए कहा ही कि हमारी प्राथमिकता जो है देश में गरीब, युवा, महिला और किसान, हम जो है इसको देखते हैं, और सबका साथ सबका विकास ये हमारी सोच है, और सबका साथ के और सबके विश्वास के साथ और सबके प्रयास के साथ जो है हम देश को आने वाले 2047 में एक विकसित भारत के रूप में बिल्कुल सर, आप सही कह रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो मार्गदर्शन देश का किया है, लेकिन मेरा जो सवाल था सर वो इस बात को लेकर था कि जिस तरीके से उपराष्ट्रपति वो चेयर पर बैठकर बताते हैं ना, कैसे ये सिर्फ एक संवैधानिक पद का अपमान नहीं हुआ, बल्कि ये किसान समाज और एक जाति का, उनकी जाति का अपमान हुआ है। वहां से मैंने सवाल जोड़ा था सर। और जाति का जवाब जाति से मैं इसलिए कह रही हूं सर, क्योंकि इसके जवाब में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने भी अपनी दलित जाति बताते हुए कहा था कि साहब मतलब मुझे सदन में नहीं बोलने दिया जाता, तो मैं क्या कहूं कि ये दलित समाज का अपमान हो रहा है, ये दलित जाति का अपमान हो रहा है। इसलिए मैंने कहा सर ईंट का जवाब पत्थर से, जाति का जवाब जाति से। नहीं, हाँ जी, नहीं, देखिए उपराष्ट्रपति महोदय जी ने जो उचित समझा वो वहां पर बयान दिया है, और निश्चित तौर से इसमें तो कोई दोमत नहीं है कि भारत की जो हमारी सभ्यता और कल्चर है उसके बीच में हर व्यक्ति किसी न किसी जाति से आता है। ये तो आप नहीं कह सकते कि कोई किसी जाति से बिना जाति का है, हर व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है। बिल्कुल। और उनको इस बात का निश्चित रूप से जिस ढंग से उनकी मिमिक्री की जा रही थी, जिस ढंग से उनको अपमानित किया जा रहा था, जिस संवैधानिक पद में बैठे हैं वो, और जिस एक ने किसान परिवार से, एक जाट फैमिली से वो आते हैं, और जिस गरीबी से वो ऊपर यहाँ तक इस पद की ऊंचाई तक वो पहुंचे हैं, तो और सामान्य रूप से जब उनका आप इस तरह से मजाक उड़ाएंगे तो वो कहीं ना कहीं उनके अंदर की भी दुख है, वो सामने स्पष्टता से रखेंगे। वो दुख सर उनका पूरा देश ने देखा, लेकिन मेरा तो बस इतना कहना था सर, जैसे आपने पहले जवाब दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देश का मार्गदर्शन कर ही दिया है ना, उन्होंने तो देश को 4 जातियां बता ही दी थी। ऐसे में जब किसान समाज का जिक्र कर ही दिया था उपराष्ट्रपति जी ने, तो वो जाति जो लेकर आए ना, उसी को लेकर बस सवाल था कि जाति फिर क्यों गिना दी। अब जाति अगर उन्होंने गिना ही दी, इसीलिए मैंने तो अपने एंकर रीड में भी पढ़ा सर कि जाति है कि जाति नहीं, है ना, सच्चाई है हमारे समाज की। अब समाज की सच्चाई है, इस वजह से राजनीति की हकीकत है, और इसीलिए सुरेंद्र राजपूत जी जाति का जवाब जाति से। रोमाना जी कहते हैं ना कि आपको तो खैर शायरी वाला मसला, मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा आपसे। कहते हैं कि दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। मोम तो सभी जानते हैं, लेकिन संग पत्थर को कहते हैं। सच बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले तय कर लें कि 4 जातियां हैं, किसान है, गरीब है, मजदूर है, या सारी जातियां हैं, नकली पिछड़ा घाटी जाती है जिसमें मोदी जी से कहा कि मोदी जी पिछड़े हैं, जिसमें धनखड़ साहब कह रहे हैं सारी। तो अगर ये अपनी जाति का अपमान बता रहे हैं तो के शर्मा जी को बताना भी चाहिए कि साक्षी मलिक उन्हीं धनखड़ साहब की जाति की है जिनको पुलिस ने, दिल्ली की पुलिस जो अमित शाह जी के अंडर में आती है, रगड़ा था, मारा था। उन 750 किसानों की भी जाति को याद कर लें जो शहीद हुए थे किसान आंदोलन में। उस राकेश टिकैत की जाति को भी याद कर लें जिनको शासन प्रशासन ने इतना दबाव, और वो क्या नाम, कौन सा एमएलए इनका गुजर था, नंदलाल गुजर, उसने इतना दबाव दिया कि राकेश टिकैत जैसा शख्स रो पड़ा था।
सब देखा था वो धनखड़ जी की जाति के थे और धनखड़ जी के उस मुंह में उस वक्त क्या नाम टेप चिपका हुआ था या मुंह में दही जमी थी, वो तो वही बता सकते हैं। मैं तो आपसे एक बात और कहता हूं कि आज मैं प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाता हूं कि क्या श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कभी आज तक रो करके बताया कि उनको दलित जाति का होने की वजह से राज्यसभा में नहीं बोलने दिया जा रहा है? नहीं, हम तो लड़ रहे हैं, क्योंकि जब आदमी उपराष्ट्रपति हो जाता है तो वो कमजोर रह ही नहीं जाता। जो अध्यक्ष हो गया वो कहां से कमजोर हो गया? तो मैं तो आपसे कह रहा हूं, आज पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं रोमाना जी, कि जो लोग इतने उच्च पदों पर बैठ करके भी रो रहे हैं वो कमजोर तो नहीं हो सकते। हां, उनको उनकी पार्टी ने कहा है रोने के लिए, उनको उनकी पार्टी के उन प्रणेता ने, पार्टी के बड़े नेता ने उनको कहा है। सर अब आप एक नई बहस छेड़ देंगे सर, क्योंकि अब संवैधानिक पद पर जब शख्स बैठा होता है सर, तो फिर कहां पार्टी से लेना देना सर? फिर तो पार्टी से ऊपर उठकर बैठता है ना शख्स संवैधानिक पद पर। अब आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए यही तो मैं आपसे कह रहा हूं रोमाना जी, यही तो इस देश का दुर्भाग्य हो गया। चलिए ठीक है, मैंने लेकिन आपत्ति दर्ज करा दी। यही देश का दुर्भाग्य हो गया कि आज नहीं, मुझे एक जवाब दे। आप आपत्ति दर्ज कराइए, आपका भी संवैधानिक अधिकार है, लेकिन जब छोटे कद के लोग बड़े संवैधानिक पद पर बैठ जाते हैं तो ऐसे ही होता है। मैं तो पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, आज की डेट में अगर उपराष्ट्रपति अपनी जाति को राज्यसभा में लाएंगे तो उन पर प्रश्न उठेंगे। संविधान के पद की गरिमा का हनन किया है उन्होंने। हमारा आरोप है कि क्या नाम उपराष्ट्रपति जी ने पद की गरिमा को गिराया है। के शर्मा जी, जो टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की, उसका वाकई में देश के लोगों में एक गलत मैसेज किया और लोगों ने कहा कि हाँ, ये अपमान है, ये तो चेयर का अपमान है। संवैधानिक पद पर बैठे हुए शख्स की इस तरीके से मजाक नहीं उड़ानी जानी चाहिए थी, जिसको लेकर बीजेपी भी सड़क पर उतरी। लेकिन चेयर पर बैठा हुआ शख्स सर अपनी जाति बता रहा है। मतलब चेयर पर बैठा हुआ शख्स अगर जाति बताएगा तो उससे क्या संदेश जाएगा? या फिर वहीं पर बात आ जाती है कि जाति तो समाज की हकीकत है और जाति तो राजनीति की मजबूरी है, इसलिए जरूरत पड़ेगी तो जाति की बात तो होगी। शर्मा जी, जाति राजनीति की मजबूरी नहीं है। अच्छा, जाति के आड़ पे जो राजनीति करते हैं ये उनकी मजबूरी है कि जिनको आज जो है ये स्थान जो है देश के राजनीति में स्थान नहीं मिल रहा है, सीट नहीं मिल रहा है। लेकिन अभी मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन, वो एक उपराष्ट्रपति को कह रहे हैं कि जिनकी पता नहीं क्या शब्द उपयोग किया है इस समय उनके लिए, कि जो उस हैसियत के नहीं है या छोटे लोग हैं वो जब वहां पर बैठ जाते हैं। अरे इस देश में जो है छोटे से छोटे गरीब, यही सोच जो है कांग्रेस की आज इनको समाप्त कर रही है। क्योंकि इसीलिए जब एक आदिवासी परिवार से, गरीब परिवार से एक निकली हुई महिला जो है राष्ट्रपति के पद पर बैठती है तो उसका अपमान करने के लिए उसे राष्ट्रपति नहीं राष्ट्रपत्नी बोलते हैं। और अभी क्या बोल रहे हैं कि छोटे कद के लोग वहां पर पहुंचते हैं। यह स्तर हो गया है कांग्रेस का। अरे कुछ तो थोड़ा सा तो सर्व कर लो, थोड़ी सी तो इज्जत कर लो इन पदों का। आज इसी के लिए, इसी मानसिकता से जो है आप उस अहंकार में डूबे हुए हो। रस्सी जल गई है पर ऐंठ नहीं गई है आपकी। आज भी आपको लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आपका आक्रोश इसीलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि एक चाय बेचने वाले का बेटा कैसे जाके बन गया। ये तो विरासत पुत्र की गद्दी है, ये तो गांधी परिवार की गद्दी है। इसमें कोई आके कैसे बैठ सकता है? कोई छोटे उसका जो है एक गरीब परिवार का लड़का कैसे आके बैठ सकता है? इसीलिए आज तक आपने इज्जत नहीं किया। ठीक है, इसीलिए आप मोदी जी के लिए आप शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वही शब्दों का प्रयोग खबर भी हमने दिखाई थी कि कैसे उपराष्ट्रपति की तरफ से जानकारी दी गई एक्स पर पोस्ट करके कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उन्हें फोन किया और फोन कर उनको बताया कि उन्हें भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण ये पूरा प्रकरण लगा था और उन्होंने कैसे बताया कि खुद वो इस तरीके का अपमान 2 दशकों से पिछले झेल रहे हैं। लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूँ, मनोज काका जी का मैं रुक कर लेती हूँ। और मनोज काका जी, यहाँ पर जिस बात का जिक्र के शर्मा जी कर रहे हैं सर, सवाल ये बड़ा हो जाता है कि अब देखिए यहाँ शो में ही सुरेंद्र राजपूत जी ने भी कह दिया छोटा कद और वो बड़ा पद, इस तरीके की जो तुलना कर दी उसको भी कहीं ना कहीं जाति से जोड़कर ही के शर्मा आगे बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जाति वाला जो एंगल है 24 में, इसी पर सियासी दंगल है सर। तो माना जाति का जो विमर्श है और जो भारतीय संस्कृति में जो जाति व्यवस्था है ये तो हजारों सालों से चली आ रही है, आप जानती हैं। और जाति तभी मिटेगी जब डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जब एक दूसरे का रोटी और बेटी का संबंध होगा
ऊंचे का, छोटे का, बड़े का एक दूसरे में, तब जाति मिटेगी। और जाति दुर्भाग्य से अभी तक मिटी नहीं। और जाति के विमर्श पर लेकिन जो लोग जाति को लेके इतना आहत हो जाते हैं, जो लोग एक शब्दों से और एक मिमिक्री से आहत हो जाते हैं, उसी जाति के जब बेटियां पूरे देश में इस देश का सिर गौरव से ऊंचा करती हैं और उन्हीं बेटियों को रौंदा जाता है, तब उनका जाति का विमर्श नहीं जगता है। उसी जाति के सतपाल मलिक जो इतनी अच्छी बात बताए कि किस तरह से हमारे गवर्नर रहते हुए और किस तरह से संसाधनों के अभाव में इस देश के नौजवान शहीद हो गए, सरकार उनको संसाधन और एयरक्राफ्ट नहीं दे पाई, तब उनको घर से निकाल दिया जाता है। उसी जात के चौधरी साहब के सुपुत्र अजीत चौधरी को उसी दिल्ली में घर से निकाल दिया जाता है। उसी जात के जाट समुदाय का आप जब आरक्षण खत्म कर देते हैं, तब आपका जाति का विमर्श नहीं जगता है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो चरित्र है वो दोहरा चरित्र है। वो किसान, एक किसान के जाति मिमिक्री कर देने से वो पूरा किसान समाज आहत है, लेकिन 700 से ज्यादा किसान एमएसपी के सवाल पर इस देश में शहीद हो गए, उस पर ये आहत नहीं हो पाए। इनका मोदी के प्रति सात्विक प्रेम की उपेक्षा न करते हुए हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब टोनी का बेटा उत्तर प्रदेश में किसानों को रौंदा, तब आप किसान अपमानित हुए कि नहीं हुए, ये देश जानना चाह रहा है। तो जब लोग बुनियादी सवाल कर देंगे, अब तो आज आईएमएफ ने कहा है कि जो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो अपने जीडीपी से 100% ज्यादा का कर्ज पर ले चुकी है। तो कर्ज लेके घी पियो। दूसरे पूरा भारतीय जनता पार्टी अपने विलासता और वैभव को भी देश का वैभव और समृद्धि अगर बताना चाहती है, तो दुर्भाग्य से ऐसा नहीं सारे है। मुद्दे एकदम से लेकर आएंगे ना मनोज काका जी, तो चर्चा जो है वो जिस मुद्दे पर हम करना चाह रहे हैं उस पर हो नहीं पाएगी, जाति वाले पर ही रहते हैं। शर्मा जी, यहाँ दो बड़े वैलिड पॉइंट जो अभी मनोज काका की तरफ से रखे गए हैं। पहला, उन्होंने कहा कि साहब 700 किसान मर जाते हैं तब किसान समाज का अपमान नहीं होता है। दूसरा, उन्होंने कहा कि वो मेडलिस्ट बेटियां, मेडल जीतने वाली बेटियां, उनका मान नहीं रखा जाता। और वो दिल्ली पुलिस कुचलते हुए उनको उस तरीके की तस्वीरें आती हैं जब वो प्रदर्शन कर रही थी। जाट समाज से आती हैं सर वो बेटियां भी, और उन्होंने तो बड़ा देश का नाम रोशन किया है, पूरी दुनिया में मेडल जीत कर लाई हैं। तब सर जाट समाज का अपमान नहीं होता है। मतलब इसको कैसे समझा जाए सर? मतलब जाति का अपमान कब होगा? मतलब उपराष्ट्रपति हैं, उनको पसंद नहीं आया, उनकी मिमिक्री हुई, तो इस वजह से जाति का अपमान हो गया। वो जाट बेटियां सर और वो 700 किसान। जी नहीं रोमाना जी, आप दो विषय को एक साथ जोड़ना चाहते हैं, दो अलग अलग विषय। ठीक है। एक विषय है कानून व्यवस्था का, कानून व्यवस्था से संबंधित है। जो भी पहलवान बेटियों के साथ में जो विषय था उसमें पूरी कानूनी कार्रवाई हुई, अभी भी मामला चल रहा है, बाकायदा उसके ऊपर केस भी चल रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। वो एक कानून व्यवस्था है, कानून का मामला है। एक व्यवस्था वो है, एक आपने किसान आंदोलन की कानून का मामला थोड़ी है। वो भी जो है देश के एक मिनट मनोज काका जी प्लीज, मनोज काका जी प्लीज, मेरी बात, मनोज काका जी प्लीज बीच में मत आइए। मनोज काका जी आपकी आवाज मुझे कम करानी पड़ेगी, मुझे कम करानी पड़ेगी मनोज काका की आवाज। मैं के शर्मा से बात कर रही हूँ। मनोज काका जी प्लीज बीच में मत आइए। के शर्मा जी मेरे साथ स्क्रीन पर हैं, और के शर्मा जी आपने कहा कि कानून का मामला है, लेकिन सर ये मामला तो चुनावी राजनीति का भी है ना। वो रेसलिंग फेडरेशन में तो चुनाव हुआ था जहां पर जीत कर आ गए हैं वो संजय सिंह, जिसकी वजह से हमने देखा कैसे मेडलिस्ट बेटियां, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और साक्षी मलिक ओलंपियन है सर, वो ओलंपिक का मेडल जीता है उसने। उस खिलाड़ी ने अपने जूते मेज पर रख दिए सर कि लो हो गया, मैं छोड़ रही हूं। अपमान सम्मान की बात हो रही है ना सर, एक समाज की बात हो रही है ना। मेरा सवाल ये है सर कि बेटियां जो हैं वो समाज को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं क्या? रोमाना जी नहीं, रोमाना जी, ओलंपिक के जो संस्थान है, जो संघ है, उनके अंतर्गत जो है चुनाव की प्रक्रिया है, वो एक स्वायत्त उसी स्थिति में है, उसमें सरकार का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। वहां तो जो चुनाव होंगे, जो बनेंगे फेडरेशन के लोग, वो चुनाव से ही बनेंगे। अब उसमें कोई जरूरी है कि आप जो है ये व्यक्ति नहीं बनेगा, ये बनेगा, भाई जिसके पास वोट होगा वो बनेगा। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं कि अभी आप एक घटना करें, एक बात मुझे और बताइए। मेरा सरकार को लेकर सवाल ही नहीं था, मेरा सरकार को लेकर सवाल ही नहीं था, मेरा तो सिर्फ ये सवाल था कि आपकी नजर में अगर बेटियों का अपमान हो रहा है और वो बेटियां जिस समाज से आ रही हैं, क्या वो उस समाज का अपमान माना जाएगा या नहीं? मैं तो सरकार के नजरिए की बात नहीं कर रही हूँ सर, सरकार की बात ही नहीं कर रही। मुझे मैंने तो बेटियों की बात की थी सर। स्पष्टता से दो बात कह रहे, उपराष्ट्रपति नहीं, बेटियों का ही सम्मान, तभी तो हम कह रहे हैं बेटियों का सम्मान नहीं है क्या? बेटियों का सम्मान नहीं कर रहे होते तो 33% आरक्षण का बिल लेके हम पारित करते।
हम जो है इस तरह से मध्य प्रदेश और विभिन्न राज्यों में महिलाओं सशक्तिकरण के अभियान चलाते हैं, लेकिन आप हमारी बात सुनिए, हमारी बात सुनिए। मैं स्पष्ट भैया इसका हाँ नहीं यार, उनकी- क्या उनकी- रोमाना उनकी जी आवाज कहाँ से बीच लाते में- हैं आप ठीक ऐसे है। सर संयम के साथ सर, किसी पर टिप्पणी से मत लाते कीजिए। हैं? सवाल आवाज आता है कम तो कर कहाँ से दीजिए। मैं जो मनोज बात काका कह रहा हूं, जी की। मुझे मेरे साथ मुझे एक बात लेकर मुझे आइए एक बात के बताइए। शर्मा को। शर्मा जी आइए, अपनी बात रखिए जल्दी से, मैं आगे बढ़ूंगी फिर जी। जी मैं पुनः ही कह रहा हूं कि आप उपराष्ट्रपति जी का अपमान एक संवैधानिक संस्था में बैठे हुए, पद पे बैठे हुए, वो एक बिल्कुल अलग विषय है। ठीक है सर, वो कोई वहां कानून से जुड़ा हुआ विषय नहीं है। ठीक है सर, समझ और गए। यहाँ जो विषय है कानूनी विषय है। ठीक है सर। क्योंकि ये किसी पर आप आरोप लगा रहे हो, किसी ने आपके साथ अभद्रता की है, ठीक है। ये सब कानून का मसला है। आपने जवाब दे दिया सर। वीरेंद्र राजपूत जी, आपने सुना के शर्मा कह रहे हैं फर्क करना पड़ेगा। एक मामला जो कानून से जुड़ा हुआ मामला है, उसकी ढाल बनाकर आप लोग नहीं कह सकते पूरे समाज का अपमान हो गया, और दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति का मामला है जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं और उनकी मिमिक्री की जा रही है सांसद के द्वारा वहीं संसद परिसर में, तो वो समाज का अपमान माना जाएगा। सुरेंद्र राजपूत, 2009 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है कि उन्होंने ऑल टाइम स्टूप लो किया और उन्होंने मिमिक्री की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी। तो जो सजा नरेंद्र मोदी जी को आप देना चाहते हैं, वही सजा आप कल्याण बनर्जी को दे दीजिए। मैं जिम्मेवारी से कहता हूं। और संवैधानिक पद पर प्रधानमंत्री जो है वो सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है राष्ट्रपति के बाद। उपराष्ट्रपति का पद उनके बाद आता है। अगर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की मिमिक्री करना अपराध था, तो यह भी अपराध है। वैसे मिमिक्री हमारे यहाँ अपराध नहीं है। नरेंद्र मोदी जी को जो सजा मिले वो सजा कल्याण बनर्जी को मिल जाए। रिपोर्ट है। मैं आपको, अब बीच में मत बोलिए, आप अगर चाहे तो मैं आपको भेज देता हूं लिंक, ठीक है ना। 2009 में किया था, मैं भेजू ना, नरेंद्र मोदी जी ने किया था। दिखाओ ना, अभी दिखा देता हूं, दिखाओ ना, अभी दिखा देता दिखाओ हूं, ना। देख लीजिए, बिल्कुल देख लीजिए सर। एकदम एक आप मिनट तब खाली तक समय ढूंढिए, दीजिए। तब तक हम जरा धीरेन्द्र जी का रुख कर लेते हैं, वो बहुत देर से अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर अपमान, जाति, इसकी बात हो रही थी, अब अचानक से यहाँ पर चर्चा जो है उसको एक अलग दिशा में लेकर जाते हुए सुरेंद्र राजपूत जी अब वो उस दिशा में जा रहे हैं कि साहब मिमिक्री, इससे अपमान हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग विषय है सर। मेरा सवाल ये है कि यहाँ जो इस अपमान के घेरे में जाति वाला विमर्श लाया जा रहा है, जाति मतलब नहीं जाति, जाति मतलब चुनाव के लिए जरूरी, और जाति मुद्दा गरमाना अब इसलिए अनिवार्य हो जाता है क्योंकि सामने 24 का चुनाव है। धीरेन्द्र जी। रुमाना जी, सबसे पहले इसकी शुरुआत किसने करी जरा ये आप देखिए। किसने की सर? जाति की गिनती से, अच्छा। जाति की गिनती से लेकर के ओबीसी का मुद्दा या ये करना, ये सारा कुछ कौन, इंडी गठबंधन के लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो 4 जातियां बताई थी और उसी 4 जातियों के अंदर में हम लोग चल रहे हैं। संयोगवश उस जाति में किसान आते हैं, जिस वर्ग में आते हैं किसान के ही वर्ग से आते हैं उपराष्ट्रपति जी। अब उनका अगर इस तरह से देखिए, राहुल गांधी जी एक बड़े कद के नेता है, मैं इसको मानता हूं, देश के बड़े नेता, इंडी गठबंधन के शायद सबसे बड़े नेता है। तो उन्होंने जिस तरह से उनका अपमान करने वाले लोगों को उन्होंने बढ़ावा दिया वीडियो बना करके, उस बात को लेकर के उनके जिस जाति से आते हैं उस जाति को तकलीफ हुई है। हम लोग ये नहीं कर रहे हैं कि सिर्फ ये जाट का अपमान हुआ, ये पूरे किसान का अपमान हुआ है। संयोग वहां सबसे ज्यादा किसान जाट है, इसलिए वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। आप इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, और मुझे लगा था कि शो में कोई ना कोई मेहमान इस बात का जिक्र करेगा, इसीलिए मैंने लिख लिया कि उपराष्ट्रपति ने क्या कहा था चेयर पर बैठकर। उन्होंने सर 2 बातें अलग अलग कही। वो जो आप किसान वाला लॉजिक यहाँ लेकर आ रहे हैं ना मेरी डिबेट में, आप अपने आप को करेक्ट कीजिए, क्योंकि उन्होंने बोला किसान समाज को अपमानित किया गया, और फिर अगला सेंटेंस, अगला वाक्य धीरेन्द्र जी उन्होंने बोला मेरी जाति को अपमानित किया गया। दोनों चीजें बोली हैं सर, ठीक है, तो इसको लपेटिए मत सर, जलेबी मत बनाइए प्लीज। हाँ, क्लैरिटी। मैं उसी का जवाब देता हूँ, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा है कि उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, उसके बाद उन्होंने कहा है कि जाट का अपमान हुआ है या किसान का अपमान हुआ है। पहले चेयर का, दूसरा किसान का, फिर तीसरी पर वो जाति पर आ गए।
मेरा सवाल तो यही है ना धीरेन्द्र जी कि जब देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि साहब नजर में हमारी सिर्फ 4 जातियां हैं इस देश में, और वो 4 जातियां कौन सी हैं? एक किसान है, एक महिला है, एक युवा है और एक इस देश का गरीब है। तो किसान कहकर काम चल सकता था ना सर, ये जाट जाति लाने की क्या जरूरत थी? सवाल तो बस इतना है, इसका लॉजिक समझना चाह रही हूँ और यही आप लोगों से जानना चाह रही हूँ कि खुलकर बोल दीजिए आप लोग, खुलकर बोल दीजिए आप लोग कि जाट जाति लाना इसलिए जरूरी है रोमाना जी क्योंकि सामने 24 का चुनाव है, चुनाव में हमारा जातियों के बिना काम नहीं चलता है। बोल दीजिए खुलकर सर, यही हमारे प्रधानमंत्री जी ने रोमाना जी पहले से कहा है कि 4 जातियां हैं, महिलाओं में सारी जातियां आ जाती हैं, चाहे ओबीसी हो चाहे एबीसी हो। उसी तरह से फिर किसानों में भी सारी जातियां आ जाती है। अगर वो उस जाति में अगर बाइफरकेट करके उन्होंने कहा कि किसानों में सबसे बड़ी जातियां जाटों की है, इसलिए उन्होंने लास्ट में उस पॉइंट को बोला है, न कि जैसे खड़गे साहब कह रहे हैं कि दलितों को बोलने नहीं दिया जाता। अरे दलितों का तो सबसे बड़ा अपमान करने वाले राहुल गांधी जी है। जब आम आदमी पार्टी किसानों में सबसे बड़ी जाति जाटों की नहीं है, क्योंकि खुद आप जानते हैं ना जो उपराष्ट्रपति साहब हैं वो जाट समुदाय से आते हैं। आप उल्टा लॉजिक बता रहे हैं सर, नाक ऐसे पकड़ने की बजाय आप कह रहे हैं मुझे कि मैं ऐसे पकड़ूं, ऐसे नहीं पकड़ सकते ना सर ना। विजय जी ये पूरा जो जाति पर मैं डाल डाल तू पात पात, सुरेंद्र भाई पीछे कर लीजिए हाथ, जब दोबारा आपके पास आऊंगी तो दिखा दीजिएगा, ठीक है? एक रिएक्शन लूंगी मैं, पहले विजय त्रिवेदी जी का। विजय जी सवाल मेरा ये है कि जाति पर डाल डाल पात पात, ये 24 के लिए यहाँ पर पूरा नैरेटिव सेट हो रहा है? ये तो पूरी लड़ाई 2024 के लिए हो रही है और जो नैरेटिव किसी भी बहाने से ये सेट किया जा रहा है कि जाति पर आ जाए, जो आप बार बार बात कर रही हैं कि जाति जाति नहीं है, तो ये तो हकीकत है। और हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में आप कितनी भी जातियां बना लें, किसी को अलग अलग तरह से क्लासीफाई कर लें, लेकिन वो फाइनली पहुंचते वहीं पर हैं, पहुंच वहीं जाति पर रहे हैं। अब वो जातिगत जनगणना का मामला हो, जातिगत आरक्षण का मामला हो, किसी और तरीके से आप उसकी बात कर रहे हो, लेकिन वो जातिगत आरक्षण को लेकर भी जाति की बात आती है, जातिगत जनगणना की बात आती है। इंडिया गठबंधन ने अभी इन चुनावों से पहले, जो विधानसभा के चुनाव हुए उससे पहले जातिगत जनगणना का कार्ड खेला, मुद्दा जोर शोर से उठाया, लेकिन मतलब विधानसभा चुनावों में वो नहीं चल पाया नतीजों के हिसाब से। मुझे नहीं पता कि चला कि नहीं चला, वो आंकड़े अलग तरीके से बताएंगे, लेकिन जो विधानसभा चुनावों के नतीजे आए उसमें जातिगत जनगणना का तौर पर फायदा नहीं पहुंचा उससे। भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को लग रहा था, जो उनको भी लगा कि ये जातिगत जनगणना कहीं से अलग से मुद्दा असर ना डाल दे चुनाव में, तो वो अपने तरीके से जातियों को लेकर बात कर रहे हैं। वो रोहिणी कमीशन की बात कर रहे हैं, वो विश्वकर्मा योजना की बात कर रहे हैं, फिर वो महिला, गरीब, युवा, दलित की बात कर रहे हैं। और कोशिश फिर जो बात बार बार होती है, जाति नहीं मानते आप, लेकिन फिर भी आप बताते हो कि आपके पास ओबीसी के एमपी कितने हैं, आपके पास दलित एमपी कितने हैं, आपके पास दलित एमएलए कितने हैं, आपके पास दलित वोट कितना है 40। और ये सच बात है कि भले ही इंडिया गठबंधन ने जातिगत जनगणना की बात की हो, लेकिन जाति के तौर पर ज़्यादातर जो पिछड़ी जातियां हैं आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। 44% जो ओबीसी है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है, 41% दलित जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वोटर के तौर पे मैं बता रहा हूँ, एमपीज और एमएलए की संख्या तो उतनी, उससे भी कुछ ज्यादा ही है। तो ये भी इंडिया गठबंधन को परेशान कर रहा है। और इंडिया गठबंधन का सुरेंद्र राजपूत ये क्यों ना माना जाए, जो सबसे बड़ा चुनावी हथियार आप लोग मानकर चल रहे थे, वो जातिगत जनगणना वाला, वो ओबीसी वोट बैंक की गोलबंदी वाला, वो कुंद हो गया है। वो कुंद जो है इन चुनाव के नतीजों ने भी किया है, जो विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए, और जाति पर जो एक एडवांटेज लेने की कोशिश में आप लोग थे, उससे एक बड़ा सेटबैक ये अभी संसद में जो उपराष्ट्रपति के अपमान वाला मामला हुआ है उससे भी लगा है। ऐसा क्यों ना माना जाए? बिल्कुल आपकी और विजय जी की निर्मम मीमांसा भी हमें धनात्मक ऊर्जा देगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। निरपेक्ष भाव से जो लोग भी इसकी मंत्रणा कर रहे हैं, हम उनसे सापेक्ष रूप से धनात्मक रूप से ऊर्जा ग्रहण करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, बताएं कि जाति जनगणना हमारे लिए राजनीतिक हथियार नहीं है, सामाजिक विमर्श का मुद्दा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो इसलिए इसको हम छोड़ेंगे नहीं, चुनाव जीते चाहे चुनाव हारे। जाति जनगणना होनी चाहिए, जब धर्म की गणना हो सकती है, जब सारे जानवरों की गणना हो सकती है, सारे हमारे पास संसाधन कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, महिला पुरुष कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, टीवी फ्रिज कितने हैं इसकी गणना हो सकती है, तो जातियों की गणना भी होगी, चाहे राजनीतिक रूप से चुनाव हारे हम, चाहे राजनीतिक रूप से जीते। नंबर 1। नंबर 2, जो अभी हमारे धीरेन्द्र जी कह रहे थे कि साहब जाति की बात तो विपक्ष ने करी।
अरे भाई, किसने कहा था मैं पिछड़ी जाति का हूं इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है? वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। तब तो उन्होंने नहीं कहा कि मैं गरीब जाति का हूं, किसान जाति का, तब तो उन्होंने कहा मैं पिछड़ा घांची हूं इसलिए मेरा अपमान किया जा रहा है। पिछड़ी जाति का प्रधानमंत्री मैं बना हूं, जबकि वो नकली पिछड़े थे। मोदी जी ने मोदी जी को कहा कि मोदी जी पिछड़ी जाति के हैं, तो मोदी जी ने मोदी जी को पिछड़ी जाति का घोषित कर दिया। नंबर 1। नंबर 2, 7 सितंबर, बीच में मत बोलिए, 7 सितंबर 2009 का मुद्दा है आदरणीय के शर्मा जी। नाउ मोदी मिमिक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, द वार ऑफ वर्ड्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह एंड गुजरात चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी hit a new low on Thursday when he mimics प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। अगर आप करना चाहते हैं मिमिक्री को अपराध घोषित, तो आज की डेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो सजा दी गई, कोई सजा कल्याण बनर्जी को मैं के शर्मा जी के पास दीजिए। कल्याण सिंह को, आपने कल्याण अपना पॉइंट बनर्जी रख दिया। को, सुरेंद्र राजपूत जी, आपने अपना नरेंद्र पॉइंट मोदी रख को दिया सजा है, दीजिए। ठीक है, दर्शकों ने सुन ली आपकी बात। के शर्मा जी, आइए जवाब दीजिए। नहीं, पहले तो मैं जात पे बताऊं। आज जो इनको ब्रह्म ज्ञान कांग्रेस पार्टी को हुआ है, राहुल गांधी जी को हुआ है, या सुरेंद्र सिंह राजपूत जी यहाँ इनको हुआ है कि हम जाति समानता की बात कर रहे हैं, तो ये ब्रह्म ज्ञान आपके राजीव गांधी जी को, राहुल गांधी जी के पिताजी को नहीं था ये ब्रह्म ज्ञान? जब वो सदन के अंदर खड़े होकर कहते थे कि न जात पर न जात पर न पात पर, एक मिनट भैया, आपको सुना दूं। सुरेंद्र जी, आपको शांति से सुना उन्होंने। नहीं, हाँ, अब आप भी प्लीज के शर्मा जी को सुनिए। सर, आप जाने की क्या जरूरत है? आपने भी मोदी नाम को लेकर बहुत कुछ बोला सर। अब सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए सर। कोई गलत नहीं बोला, किसी के बाप दादा की बात नहीं करी, नरेंद्र मोदी जी के पिताजी की बात नहीं करी। सर, वो भी फैक्चुअली बात रख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के बाप दादाओं की बात करी, ना नाना की बात बता रहे हैं सर, फैक्चुअल स्टैंड ही बता रहे हैं कांग्रेस पार्टी का। आप शायद भूल गए होंगे, इसलिए उन्हें दर्शकों को याद दिलाना पड़ रहा है कि राजीव गांधी का, कांग्रेस के बड़े नेता राजीव गांधी का क्या स्टैंड रहा है जाति रिजर्वेशन को लेकर। फिर से मैं कहता हूं, सर सुन लीजिए ना, शर्मा जी आइए, पर हमारा क्या स्टैंड था आज हमारा। ठीक है सर, ठीक है, आइए के शर्मा जी अपनी बात रखिए। नहीं, जब सदन के अंदर राजीव गांधी जी नारे लगाते थे बैठ के कि जात पर ना पात पर, इंदिरा जी की बात पर मुहर लगेगी हाथ पर, तब इनका स्टैंड क्या था और आज इनका स्टैंड क्या हो गया? और उस समय इनको जाति समानता की बात नहीं आ रही थी, उस समय इनको यह समझ में नहीं आता था, या इनके जो इंदिरा जी थी या बाकी लोग जो जाति उसका विरोध कर रहे थे। और विजय जी बता देंगे कि 1951 जो पहली जनगणना है उसके बाद भी विरोध किया गया था और कांग्रेस पार्टी ने किया। 2011 में जब आपने जो है जनगणना कराई और जाति के आधार पर हुई, तो 2014 तक आपने क्यों नहीं जारी किया उसको? तब तक आपको समानता का ज्ञान नहीं था, इसमें तब तक ये समझ नहीं थी, ये ब्रह्म ज्ञान हुआ है आपको। इसलिए आप केवल, क्योंकि अब आपको लग गया है कि इस देश को बांटना कैसे है जाति के आधार पर, ये जहर कैसे फैलानी है, ये जातियों को लड़ाना कैसे है आपस में, ताकि इस देश के अंदर में एक राष्ट्रीय भावना बन ही ना सके। ठीक है, इसलिए अब आपको एक जहर बोने की आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और उसको इसीलिए राजनीतिकरण करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। मैंने तो पहले मुझे लगता है आप जो बात कह रहे हैं मनोज काका भी उसको बेहतर तरीके से बता पाएंगे। मनोज काका, समाजवादी पार्टी तो ठीक है, लेकिन आप लोग तो खुद इस बात को मानते हैं ना कि कांग्रेस का तो ये स्टैंड कभी रहा ही नहीं पहले। ये कांग्रेस तो अब जो है वो जाति जनगणना और पिछड़ों की इतनी हिमायती बनकर उभरी है। अगर कांग्रेस का स्टैंड ऐसा होता तो फिर समाजवादी पार्टी जैसी जो राजनीतिक दल हैं वो जमीन कहां से हासिल करते? तो सवाल मेरा ये है कि सिर्फ बांटो और राज करो, यही मकसद है? बिल्कुल ये मकसद नहीं है रोमाना। और ये मुंशी प्रेमचंद जी ने कहा है कि सांप्रदायिकता अकेले नहीं आती है। जो सांप्रदायिकता वो राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के आती है, और राष्ट्रवाद का छदम राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ा करके भारतीय जनता पार्टी ने भी पूरे देश में सांप्रदायिकता लाया है। अब आपको इतिहास में ले चल रहे हैं, जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट बीपी सिंह की सरकार ने लागू किया, तो सही बात है कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट जब लागू हुई तो दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जो लोहार, कोहार, बनिया, पटेल, कश्यप, ये लोग अपने जाति के हिसाब से सरकार में, संस्थान में, राजनीतिक विभागों में भागीदारी न मान लें, जाति का विमर्श कमजोर हो जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के आदर्श पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी ने सांप्रदायिकता भरा मंडल के
विंध्येश्वरी प्रसाद मंडल कमीशन के रिपोर्ट में कमंडल यात्रा निकाली और कांग्रेस भी उसके उस समय पक्ष में नहीं थी। ये बात बिल्कुल शाश्वत सत्य है। लेकिन अब कम से कम जब माननीय अखिलेश यादव जी ने इस देश के सदन में जब यह विमर्श लाया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, और जब किसी वर्ग को जो शोषित वंचित वर्ग है, जो आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक रूप से जो लोग आज यहाँ स्तुति गान कर रहे हैं बीजेपी के, उनके घर की भी बहन बेटियां, मुझे खुशी है कि बिहार में जाके नौकरी पा रही, यहाँ नहीं पाई। जिनका स्तुति गान कर रहे हैं वो हमारी बहन यहाँ नौकरी नहीं पाई, वो बिहार में पाई है। ठीक है, सुनिए, और इसलिए जाति का धीरेन्द्र जी का हम जल्दी से रुक करते हैं। सुन लीजिए, करिए सर, 30 सेकंड और। रोमाना सुनिए, तो जाति के विमर्श से इसलिए ये लोग घबराते हैं जातिगत जनगणना से कि चूंकि ये सदियों से शोषण कर रहे हैं, संख्या है 3% और हर जगह राजनीति में, सरकार में, संस्थान में, आर्थिक संस्थानों में भागीदारी है 90%। तो जान रहे हैं कि ये तो हमारी जो शोषण की तस्वीर है वो खुल जा जाएगी। इसीलिए के शर्मा जैसे लोग जातिगत जनगणना के विरोध में है। 1931 में जातिगत जनगणना हुई, तब से देश में जवाब लेंगे ना शर्मा जी से, जानेंगे उनका स्टैंड क्या है। लेकिन उससे पहले धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, जातिगत जनगणना जिसको लेकर सुरेंद्र राजपूत साहब ने कहा है कि साहब इंडिया गठबंधन इस मांग से टस से मस नहीं होगा, 24 चुनाव में ये हमारी सबसे बड़ी मांग रहने वाली है। एलजेपी रामविलास पासवान किस तरफ होंगे सर आप लोग, जातिगत जनगणना की मांग करेंगे या नहीं? जातीय जनगणना बिहार में हम लोगों ने किया है, उसका समर्थन किया है। हम लोग भी चाहते हैं कि जातीय गणना हो। 24 चुनाव में तो फिर पूरे देश की बात होगी ना। अब जातीय जनगणना की बात तो बिहार में बीजेपी ने भी की है। बिल्कुल देश में हम लोग करेंगे, और करेंगे तो जिस तरह से लोग छद्म तरीके से किए हैं उस तरह से नहीं करेंगे। टेबल पर बैठ कर जातीय जनगणना नहीं करेंगे। हम लोग उसका टूल किट पॉलिटिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके जीवन शैली को सुधारने के लिए करेंगे। आज अगर उपराष्ट्रपति जी ने इसी बात को तो कहा कि आप ही लोग जातीय गणना की बात करते हैं और एक जाति का अपमान कर रहे हैं। क्या आता है तुम्हें? सर इतना तो उपराष्ट्रपति जी ने कहा भी नहीं, जितना लंबा चौड़ा आपने इंटरप्रेट कर दिया। बढ़िया है, लेकिन संविधान की 2 लाइन लग रहा है। तो दिल्ली में इंडिया गठबंधन का शक्ति प्रदर्शन और 24 के लिए प्लान ऑफ एक्शन साफ होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब विजय जी, 24 चुनाव में ये जातिगत जनगणना, पिछड़ों के लिए रिजर्वेशन की मांग, यही तमाम मुद्दे गरमाने वाले हैं। ये सबसे बड़े मुद्दे होने वाले हैं। देखिए, ये जो आम आदमी का जो सबसे बड़े मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई या जो परेशानी है, वो हम केवल टीवी स्टूडियो में रोमाना जी के साथ अच्छा लगता है इसलिए चर्चा करते हैं। लेकिन जब ज़मीन पर जाते हैं, वोट के लिए जा रहे होते हैं, तो वहाँ पर फिर जाति की बात करते हैं। फिर जब हम, चाहे वो हमारे सारे ही मित्र लोग बैठे हैं, तो फिर वो अपने कैंडिडेट की जाति बताते हैं, अपना उम्मीदवार की जाति बताते हैं। उससे भी पूछते हैं कि भैया आपके इलाके में कितना जाति के वोट हैं, कितना नहीं वोट है। फिर जाति के जनगणना की बात भी करते हैं, फिर जाति के आरक्षण की बात करते हैं, फिर जाति के विक्टिम कार्ड की बात करते हैं। तो कभी दलित विक्टिम कार्ड होता है, कभी जाट विक्टिम कार्ड होता है, कभी कोई और विक्टिम कार्ड होता है। तो हमें पता है कि हिंदुस्तान की राजनीति जाति से चलती है और ये तमाम मुद्दों को केवल एक कवर के लिए रखा जाता है, ताकि जब बात हो रोमाना जी से तो कवर के तौर पर हम कहें कि नहीं, मतलब ये गार्निशिंग के लिए बाकी सारे मुद्दे हैं। असली लड़ाई जो है वो जाति की है। इंडिया गठबंधन की परेशानी ये हो रही है, उन्हें लग रहा है कि ये जातिगत जनगणना का जो सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया है, और मैं समझता हूँ सही मुद्दा उठाया है, लेकिन वो फिर भी उनकी ग्रिप से वो जातियां निकल रही हैं। और बीजेपी को डर लग रहा है कि कहीं ये जातिगत जनगणना में उनका जो चल ना जाए, कहीं इंडिया गठबंधन के हाथ न लग जाए। की बड़ी खबर जानिए आप, रेसलिंग विवाद से जुड़ी हुई है। ओलंपिक मेडल विजेता पहलवान बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटा दिया है। सम्मान वापस करने प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे थे पुनिया, कोई नहीं मिला तो पीएमओ के गेट पर ही सम्मान रखकर लौटे पुनिया। सुनिए। मैंने पहले भी बताया था, बहन बेटियों की लड़ाई लड़ रहे थे। जो सम्मान हमें देश ने दिया है, उस सम्मान के साथ मुझे लगता है कि हम वो बेटियों को वो सम्मान नहीं दिला पाया, तो मुझे लगा कि मैं इस सम्मान का हकदार नहीं हूँ, इसलिए वापस करने आया था। लेकिन बात भाई प्रशासन की भी ठीक है, मैंने कोई अपॉइंटमेंट नहीं ली थी मिलने की, और उनका इतना बिजी शेड्यूल रहता है प्रधानमंत्री जी का, तो ऐसे कोई भी आदमी नहीं मिल सकता, तो इसलिए मैं नहीं जा पाया। तो मैंने वो इन्हीं यहाँ रख दिया है, लेटर के ऊपर रख दिया है, क्योंकि जमीन में भी नहीं रख सकते। बजरंग पुनिया ने पद्मश्री सम्मान लौटा दिया है।